नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 6 दिसंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स न सिर्फ आपके यूपीपीसीएस और इसके अलावा आरओ और इसके साथ ही साथ में जो है ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अभी आगामी कुछ महीनों के अंदर कई सारे एग्जाम आपके ट्रिपल एससी के जो है प्रस्तावित हैं, तो ऐसे में यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, बिहार पीसीएस का एग्जाम होने वाला है और अन्य कई स्टेट में कुछ एग्जाम्स टीचर के होने वाले हैं। तो ऐसे में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके टच में, आपके जानकारी में जो भी लोग होंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे, उन तक आप ये वीडियो मेरा शेयर कर सकते हैं। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपडेट कि पीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स के नाम से डिकोड एग्जाम ने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपकी सहभागिता अगर रही, यानी कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यह प्रोग्राम बेसिकली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। इसके अलावा इस पूरे कोर्स में जो कि फाउंडेशन कोर्स है, यहां पर आपको बेसिकली अगर आप पाएंगे तो यहां पर आपको मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इंटरव्यू की गाइडेंस, जितने भी स्टेप्स आपके होते हैं सभी के सभी बेसिकली इसमें जो है कराए जाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो लेक्चर्स आप किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन वाले फोन पे या फिर आप जो है वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है इसमें किसी भी टीचर से अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, अर्थात अपने डाउट को क्लियर करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी बेसिकली जो है आप अपने डाउट्स को टीचर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर आपको प्री के पीवाई क्विज, मेंस के पीवाई क्विज आपको, इसके अलावा डेली क्विज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सभी कार्यक्रम आपके लगातार साथ साथ में चलते रहेंगे, ताकि आपका जो पहला अटेम्प्ट हो वो आपका अंतिम और लास्ट अटेम्प्ट हो। ऐसी जो है स्ट्रैटेजी हमारी जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से बनाई गई हुई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा बहुत ही मिनिमम जो है फीस इसमें निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस होगी, इसमें सीसीआर भी हमारा इंक्लूडेड होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो है इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं, अर्थात इंटरव्यू की अगर कॉल आपको आती है, तो जो भी पैसा आप हमें फीस के रूप में देंगे वह फीस भी आपको हम लोग रिफंड कर देंगे। इसके अलावा इस पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो कितने महीने की है? वो है 18 महीने की प्रॉपर तरीके से इसकी क्या है वैलिडिटी है। तो अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6307495944 या फिर 9506742546 पर। और अगर आपको 2025 पीसीएस या पीसीएस आरओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी जिज्ञासा है आपके मन में, कोई शंका है किसी बात को लेकर के, तो उसके लिए आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिएगा। उसके बाद मेरे द्वारा या किसी अन्य टीचर के द्वारा आपके पास एक कॉल आएगी और आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर कर सकते हैं या मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा और तैयारी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में होगा तो ये सारे कंफ्यूजन दरअसल दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई छोटी सी अपडेट। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट डे हमने क्या कुछ पढ़ा था उस पर हम लोग रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी से। आप लोग फटाफट अपनी आंखों को बंद करिए या फिर अपने सामने रखिए कॉपी और वहां पर तुरंत फटाफट जो है क्वेश्चंस को के आंसर को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में। दूसरा, मुंबई में आईसीएआर में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या 1 से बढ़ाकर, ठीक है, तो पहले कितना था? 1 था, अब नॉमिनी की संख्या 1 से बढ़ाकर आप 4 तक कर सकते हैं, जो कि अभी संशोधन अभी किया जा रहा है इस बिल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व में दोपहिया वाहनों की बिक्री के मामले में चीन से आगे कौन सा देश हो गया है भैया? तो वो हो गया आपका भारत। आप जानते होंगे पॉपुलेशन के मामले में भी कहीं ना कहीं भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में दोपहिया मामलों की बिक्री के मामले में दरअसल भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जो कि चीन को उसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएसएलवी C59 प्रोवा 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, भी इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दिव्यांग बोलते हैं भारत में और विकलांग जो है अंतरराष्ट्रीय शब्द है, तो विकलांग। तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, याद रखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है
वर्ष 2024 में सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 9 वर्ष पूरे हो गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? तो 3 दिसंबर को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या था? वो था आपका 3 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं आज के जो है किस पे, करंट अफेयर्स पर, जिसमें से पहला जो आपका करंट अफेयर्स है वो क्या है कि रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द रातापानी सेंचुरी लोकेटेड? इंग्लिश में भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कुछ एक मिस्टेक अगर होगी तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो बताओ रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर केरल? तो यह है भैया रातापानी मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रातापानी अभ्यारण्य अभी मध्य प्रदेश में स्थित है और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इसे अभी मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको क्या किया गया है? घोषित किया गया है, और इसीलिए क्या है ये चर्चाओं में है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक अभ्यारण्य वहां का और है जिसको क्या बोलते हैं? माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क बेसिकली मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जितने भी जो है आपकी वर्ल्ड सेंचुरीज होती हैं, जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, ये सभी के सभी आपको पता होने चाहिए। उनकी लोकेशन कहां कहां पर क्या क्या कैसे होती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वाले अभ्यर्थी अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं खासकर, तो 22 दिसंबर को अगर आपको एग्जाम देना है तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करिएगा? प्रिपेयर कर लीजिएगा। और खासकर आरओ वाले जो कि शीत निद्रा में चले गए हैं, आप अपना जो है नुकसान बड़ा तेजी के साथ कर रहे हो भैया, प्लीज उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। सो मत, ठीक है, रजाई से निकलो बाहर। ओके, जो कि करंट अफेयर्स आप लोग नहीं देख पा रहे हो, देखो उसको। ठीक है, तो जो भी हमने आपकी चीजें कही हैं उसको आप लोग क्या करिएगा? प्रिपेयर कर लीजिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है कब? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल? यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल? जल्दी जल्दी बताइए किसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है भैया आपका सी ऑप्शन, यानी कि 5 अप्रैल, यानी कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है क्या होता है? मनाया जाता है। ठीक है, चलो, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और थीम राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले हैं। ये क्या है? इसकी थीम है, याद रखिएगा। और इसके अलावा हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। आपसे पूछ लेगा प्रश्न कि कहां पर आयोजन किया गया था इसका? तो इसका आयोजन बेसिकली अभी हाल ही में चेन्नई में किया गया। यह फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग विश्व समुद्री दिवस की बात करते हैं, तो विश्व समुद्री जो दिवस होता है वह सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को बेसिकली क्या होता है? मनाया जाता है। और अगर 2024 की बात हम करते हैं तो सितंबर माह में जो आपका 26 तारीख था, यानी कि 26 सितंबर को बेसिकली इस वर्ष जो है आपका विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा, यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो साल 1978 यानी कि 1978 में पहली बार विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। यह दिन आईएमओ कन्वेंशन के 1958 में लागू होने की तारीख को क्या करता है? चिन्हित करता है, यानी उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है भूटान के नरेश जिग्मे खेसर। कौन? जिग्मे खेसर और नामग्याल वांगचुक और रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक किस महीने 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? अभी चर्चाओं में रहा है ये, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे तो आपको ये जानकारी होगी। आप बताइए कि किस महीने दरअसल ये दोनों लोग भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं? तो महीने हैं अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। तो बेसिक सी बात है कि अभी हाल ही में चर्चाओं में है, तो सिंपल सी बात है दिसंबर माह इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक दिसंबर माह में 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए। और अगर हम लोग थोड़ा सा भूटान के बारे में बात करते हैं तो भूटान की सीमाएं बेसिकली भारत और चीन से लगती हैं। भूटान भारत का बहुत पड़ोसी देश है। ठीक है, और भूटान के लोग भी यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके लिए बढ़िया अच्छा खासा कोटा होता है। ठीक है, और भूटान बहुत ही शांतिप्रिय देश है और भारत से उसका लगाव बहुत ही अच्छा है। और जो कल्चर है वो भी भारत का भूटान का काफी कुछ क्या है? सेम है। भूटान और भारत की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखिएगा।
भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं वो राज्य हैं आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। और भूटान एक क्या है, स्थल रुद्ध देश है, अर्थात इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, याद रखिएगा। भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक है, जापान हो गया आपका, ठीक है, ये कुछ एक कंट्री ऐसी हैं, नेपाल हो गया आपका, ये कुछ एक कंट्री ऐसी हैं जहां से बार बार प्रश्न अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से उसके कुछ अलग अलग चीजों के बारे में पूछता है। तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए सभी तरीके से, चाहे वहां के प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां के राष्ट्रपति हो, चाहे वहां की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हो, वो उनकी सीमाएं भारत के किन किन राज्यों से लगती हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर पड़ोसी देशों से पूछे जाते हैं। सिर्फ सुनो नहीं, इसको नोट कर लेना, इसको तैयार कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में खिलाड़ी राज मानचंद्रा का क्या हो गया है, मानचंद्रा का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित है, स्क्वैश, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी। तो बेसिकली वो फेमस थे, किससे फेमस थे, आपके स्क्वैश से, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो, तो पहला पॉइंट सेम एड्रेस वही है कि हाल ही में खिलाड़ी राज मानचंद्रा का निधन हो गया है और वे स्क्वैश खेल से क्या थे, संबंधित थे, ठीक है, संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन DFSM किसकी पहल है। क्या मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, आप सभी लोग जानते होंगे, चर्चाओं में अक्सर रहता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हम प्रगति तो बहुत तेज के साथ कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत तेजी के साथ रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्पेस में मलबा है, ठीक है, वो बहुत तेजी के साथ क्या है, बढ़ रहा है। और ऐसे में मलबा मुक्त, क्या मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन बेसिकली किसकी पहल है, DRDO, इसरो, नासा या नीति आयोग। तो ये बेसिकली जो पहल है भारत में वो है आपके इसरो की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसरो के अध्यक्ष भैया कौन है, सोमनाथ जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन इसरो की पहल है, ठीक है, मिशन इसरो की पहल है, की कर लीजिएगा, इसरो की पहल है। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष कर्ताओं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त करना है। देखो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि जो इसरो का जो ये लक्ष्य है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, इसका लक्ष्य कब तक के लिए है, तो आप कहेंगे 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन इसका क्या है, लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। तो ये ईयर आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा यह पहल अंतरिक्ष स्थिरता के लिए वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है, जो भारत को बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों में सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यानी कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुई थी, 2015, 2016, 2017, 2018। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ किसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यानी कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसीज, ठीक है, कब ये लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी भैया आपका 2018 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर, ठीक है। चलो, तो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है, एक सर्वव्यापी, लचीली, सुरक्षित, सुलभ और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना के माध्यम से नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। और अगर हम बात करते हैं 18 में शुरू हुआ था, तो पिछले 6 वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 6 वर्षों की अवधि में अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड की सामर्थ्य, कवरेज आदि के संबंध में कई सुधार हुए हैं। बेसिकली आप सभी लोग जानते होंगे भारत सरकार तेजी के साथ ब्रॉडबैंड सुविधाएं गांवों तक यानी कि ग्रामीण स्तर तक तेजी के साथ पहुंचा रही है। और इसी मामले को लेकर के जो है तारीफ भी अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की हुई थी कि इस मामले में भारत बहुत तेजी के साथ क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे आज के 4-5 साल पहले इंटरनेट की क्या कुछ स्थिति थी और आज इंटरनेट की क्या स्थिति है। बहुत ही सस्ते दामों पर डेटा मिल रहा है, वाईफाई से लेकर के अलग अलग चीजों की तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस समय बहुत तेजी के साथ क्या हुई, क्रांति हुई है। आप पेमेंट करते होंगे, अब बहुत कम होंगे जिनके पॉकेट में कैश पैसा होता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पॉकेट में कैश नहीं रहता है। लेकिन एक पर्सनल एडवाइस आपसे है कि भले ही आप पेमेंट फोन से करते हैं लेकिन कैश अपने जो है पॉकेट में जरूर रखिएगा। खासकर फीमेल्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपने पॉकेट में कैश अमाउंट जरूर रखा करें, बिकॉज ऑफ कब कैसी सिचुएशन आ जाती है, कब कौन सी इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी तो मेल फीमेल दोनों के साथ आती है, नो, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप सभी लोग दरअसल कैश अमाउंट अपने जो है पॉकेट में जरूर रखा करिए। कई बार मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास कैश नहीं रहता है, ठीक है, फिर दिक्कत होती है, ठीक है।
कई बार मैंने देखा है कि रिक्शे पर लोग बैठ लेते हैं, रिक्शे से उतरते हैं तो उनके पास पैसे नहीं रहता, फिर ढूंढते हैं सर मतलब लाओ कैश कर दी, क्या करें कैसे करें। तो ये सब चीजें दिक्कत है। और आगे कभी भी आप कहीं जा रहे हैं, कार से स्कूटी से कहीं भी जा रहे हैं, पता चल रहा है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ चोट लग गई, क्या कीजिएगा, पैसा नहीं है आपके पास ना कैश, फोन नहीं चल रहा, क्या कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन फिर भी हमारे पास प्लान भी होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर को? जरा जल्दी जल्दी बताओ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब कब होता है ये? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताओ कि भैया विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को। क्या सही उत्तर है? क्या बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी के 68वें सत्र में, 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एक क्या लिखा है यहां पर, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस का मनाया जाता है 4 दिसंबर को। यह बात तो क्लियर हो गई। एक दिवस इसी से रिलेटेड और होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हम लोग क्या जो है विश्व वन्यजीव दिवस उसको बोलते हैं। तो यह मनाया था आपका बेसिकली कब? यह मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर है विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस और यहां पर क्या है, यहां पर आपका बेसिकली क्या है, ये जो आपको मनाया जाता है ये वाला विश्व वन्यजीव दिवस, ये ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या है, अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। यह मनाया जाता है 3 मार्च को और यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। चलो यह दिन कौन सा दिन, ये 3 मार्च वाला यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ध्यान रखना, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस की अगर आपसे कोई बात करता है, जरा एक बार समझ लीजिए, कंफ्यूजन फिर से ना रहे आपको, ठीक है। अगर कोई आपसे बात करता है कि बताओ विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 4 दिसंबर को। एक फैक्ट तो यह हो गया आपका। दूसरा, अगर कोई आपसे कहे कि भैया बताओ विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस जो है क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों फैक्टों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर? जा जल्दी बताओ कि इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? जल्दी जल्दी मुझे आंसर इसका बताओ। तो इसका आंसर होगा भैया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है? 4 दिसंबर। क्या 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे, ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 1971 के क्यों मनाया गया था, यह भी ध्यान रखो कि भारतीय नौसेना दिवस 1971 यानी कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वीरतापूर्ण ऑपरेशन ट्राइडेंट के सम्मान में 4 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इस युद्ध के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो एक बार ऑपरेशन ट्राइडेंट डालिएगा, बहुत अच्छा अच्छा डिटेल्स आपके निकल के सामने आ जाएगी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थीम की बात करते हैं इस बार की, यानी कि जो इंडियन नेवी डे मनाया जा रहा है, इसकी 2024 की थीम क्या है? तो थीम है आपका नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से, स्वदेशीकरण होगा, करण नहीं, करण होगा, स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य है, ठीक है, शक्ति और सामर्थ्य, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। चलो, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको देना है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या संबंध है? क्या बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको कहते हैं? त्रिपिटक को बोलते हैं, बुद्ध धम्म संघ को बोलते हैं, शील समाधि संघ को बोलते हैं, सत्य अहिंसा या फिर करुणा को बोलते हैं? जरा बताइएगा। बड़ा कंफ्यूजन इस प्रश्न में होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और कई बार यह प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, 1-2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का संबंध किससे है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका फोकस यूपीपीसीएस अभी 22 को जो होने वाला है, हालांकि अब तो एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि 2, 4, 6 दिन, 10 दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो अगर आप पीसीएस पर फोकस होंगे या आरओ पर फोकस होंगे, तो आप वीडियो टेस्ट सीरीज जो हमारी चलाई जा रही है, जिसमें 9000 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सिलेबस का जो है क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आपको टेस्ट कराएंगे। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये, आप चाहें तो इसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली 15 हमारे आरओ के टेस्ट होंगे और 10 पीसीएस का टेस्ट होगा, 5 सीसेट का फुल लेंथ टेस्ट होगा। पीसीएस वाले अभ्यर्थी इस प्रोग्राम को अभी तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, उनको निश्चित तौर पर काफी कुछ फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर टेस्ट कर सकते हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आरओ का छोड़ देना चाहते हैं तो आरओ का छोड़ दीजिएगा और पीसीएस का 10 टेस्ट और 5 सीसेट का कर लीजिएगा, 15 टेस्ट आप कर लीजिएगा और इतना दिन आपके पास शेष बचा है, एक दिन में एक भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आरओ वाले के लिए तो ये हाई है अच्छे तरीके से, आप लोग चाहें तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी क्या है प्री में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले थ्योरी को पढ़ लो और उसके बाद खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, और उसके लिए ये क्या है, हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये, जहां पर जो ट्रेंड है वर्तमान परीक्षा का उसके अनुसार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेटेड रिवीजन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन होगा, सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की मिलेगी आपको, और जो ये इसमें 5000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे विथ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस इन पीडीएफ और बायलिंगुअल फॉर्म में जो है इसका क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, यानी जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, बायलिंगुअल फॉर्म में होंगे। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर क्या करना है, आपको चर्चा करनी है। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका बना उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का क्या कुछ योगदान था, उनके योगदानों को आपको रेखांकित करना है, उनके योगदानों को आपको लिखना है। 200 शब्दों में इस प्रश्न को आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर लिखेंगे और लिखते ही होंगे, अगर नहीं लिखते हैं तो फिर लिखना शुरू कर दीजिए। और मैंने आर्टिकल कल बताया था कि आर्टिकल बनाना हमने शुरू कर दिया है, कल से हम लोग करेंगे आर्टिकल। कल एक आर्टिकल हमने परसों हमने कराया भी था। इसके अलावा जो नवंबर माह का जो कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का वो भी हमने करा दिया है, तो आप लोग उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। परसों वो कंपाइलेशन आपका अपलोड हो गया था, 1 से लेकर के 30 नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स हमने वहां पर करा दिया है। और पीसीएस वाले अभ्यर्थी जो 3-4 महीने का हमने ऑब्जेक्टिव कंपाइलेशन कराया है वो सभी वीडियो आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।